हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम अपनी आदिकालीन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आगे शुरू करते हैं और इनसे संबंधित जो हमने पिछली वीडियो में प्रश्नों पर चर्चा की थी, महत्वपूर्ण प्रश्न, उसका जो वीडियो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दिया गया है। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और आज की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आदिकालीन साहित्य से, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारिणी सभा काशी संस्करण, जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है, के अनुसार कितने खंड हैं? इसमें पूछा है पृथ्वीराज रासो के जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी संस्करण है उसके अनुसार कितने खंड हैं? पृथ्वीराज रासो के कितने समय हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा 69। तो रासो, जो पृथ्वीराज रासो है, उसके जो संस्करण हैं, समय, जो खंड दिए गए हैं वो है हमारे 69। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन है? तो पृथ्वीराज रासो को जो प्रामाणिक माना है इन चारों में से, उसमें से जो हमारे विद्वान हैं वो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान, जिन्होंने इन चारों में से पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो हमारा है रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। तो शुक्ल के अनुसार जो हिंदी के प्रथम महाकवि हैं वो है चंद्रवरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? जो चंद्रवरदाई द्वारा रचित है वो है हमारा पृथ्वीराज रासो। इसको ही इन्होंने प्रथम महाकाव्य माना और इनके जो कवि हुए हैं उनको इन्होंने हिंदी का प्रथम महाकवि माना। अगला प्रश्न है, रणमल छंद काव्य के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं श्रीधर। अगला प्रश्न है, जयचंद प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की है? तो जयचंद प्रकाश के जो रचनाकार हैं वो हैं हमारे भट्ट केदार। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता के नाम बताइए। पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावे पुनु। तो जो ये पंक्ति है ये किसकी द्वारा रचित है? ये रचित है विद्यापति के द्वारा। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, ये जो पंक्तियां हैं ये किसने कही हैं, ये किसके द्वारा रचित हैं? तो ये हमारी रचित है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। जो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है उनके काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ये काफ़ी बार पेपर में बार बार पूछी गई पंक्तियां हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां ये है हमारी जो रचित है, ये हमारी है जगनीक की। अगला प्रश्न है, साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह पंक्ति किस आलोचक की है? तो यह जो पंक्ति है ये है हमारी रामचंद्र शुक्ल जी की। जो रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार पेपर में पूछे जाने वाली पंक्तियाँ हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया। ये जो पंक्ति है ये है हमारी,
ये जो हमारी ये है खुसरो जी की, अमीर खुसरो। देसिल बना सब जन मिठा, ते ते तेसन जपो अवहटा। ये पंक्तियाँ हैं, ये हैं हमारी विद्यापति जी की। अगला है अभो रहिया हाटे बाटे, रूप बिरज की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। ये जो पंक्तियाँ हैं हमारी, ये हैं हमारी किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है हमारी गोरखनाथ द्वारा। अगला प्रश्न है भल्ला हुआ जू, मारिया बहिनी महारा कंतु, लजेज तू व्यस्य अहु, जई भग्गा घरु अंतु। तो ये पंक्तियाँ हैं, ये है हमारी हेमचंद्र की। अगला प्रश्न है पुस्तक जलन हाथ दे चली, गज्जन नरप काज। तो ये पंक्तियां हैं हमारी चंद्रबरदाई की। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो जो गोरखनाथ के गुरु थे उनका क्या नाम था? मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न है 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कुहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अंतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह जो पंक्तियाँ हैं ये हैं हमारी रामचंद्र शुक्ल जी की। अगला प्रश्न है जही मन पवन न संचयी, रवि शशि नाही पवेश, तही बट चित विसाम करूं, सरहे कहिए उवेश। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये जो पंक्ति है ये है हमारी सरहप्पा की। अगला प्रश्न है पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य धारा का बोध होने लगा। पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं जो बार बार पेपर में पूछी जाती हैं, बार बार। रामचंद्र शुक्ल जी की, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न है चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? जो चंद्रबरदाई जी हैं वो किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। इन्हीं पर इन्होंने अपनी जो रचना है पृथ्वीराज रासो लिखी है। अगला प्रश्न है सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या जो मानी जाती है वो मानी जाती है 84। अगला प्रश्न है नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो जो नाथ है वो हमारे 9 नाथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है चिड़ियापद के रचयिता माने जाते हैं? तो जो चिड़ियापद है उसके जो रचयिता हैं वो है हमारे सबरपा। अगला प्रश्न है जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था, परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये हमारी रामचंद्र शुक्ल जी की। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक में प्रकाशित हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न है हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। यह पंक्ति के रचयिता कौन है? तो जो इस पंक्ति है इसके रचयिता है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है हिंदी काव्य धारा काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? तो हिंदी काव्य धारा के जो रचयिता है वो है हमारे राहुल साकरत्यान जी। कैमास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है मनहू कला ससभान कला 1600 बनिए किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? तो ये है हमारी पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? तो जो पद्मावती समय है वो है हमारा पृथ्वीराज रासो का एक भाग। अगला प्रश्न अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कवि। तो इसका जो प्रसिद्ध कवि है वो है अमीर खुसरो, जो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न है मिथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि। तो इसको सभी इस क्वेश्चन को पहचानते हैं, जानते हैं। सबसे चर्चित मिथिल कोकिल के नाम से है विद्यापति। बार बार पेपर में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा अमीर खुसरो। खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। ढोला मारूला दुहा की नायिका का नाम। तो जो इसकी नायिका है उसका क्या नाम है? ढोला मारूला दुहा की नायिका जो है हमारी वो है मारवणी। अगला प्रश्न है बीसलदेव रासों की नायिका का क्या नाम है? तो बीसलदेव की जो नायिका है उसका नाम है राजमती। रेवतगिरी रास ग्रंथ के रचयिता का क्या नाम है? रेवतगिरी रास जो ग्रंथ है उसका जो रचयिता है उसका नाम है विजय सेन सूरी। गोरखबानी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर बड़थवाल। अगला प्रश्न है अभी अंतर की त्यागे माया दुबधया मेटी सहज में रहे पंक्ति के रचयिता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मत्स्येंद्र नाथ। अगला प्रश्न है अपभ्रंश को प्राकृताभास कहा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है दोहा या दूहा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा प्राकृत। प्रश्नों की जो ये कहीं लैंग्वेज चेंज करके एग्जामिनर प्रश्न बनाता है तो ये प्रश्न पहले भी आया है, तो इस बार इसका थोड़ा सा इसमें भाषा में परिवर्तन किया है, बस आंसर वही है। तो इसको अच्छी तरह इसके लिए ये कहें रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी प्रश्न ये लगा लो 20% नेट के पेपर में उसी में से ही बन जाते हैं, ज़्यादा कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न है गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा संस्कृत। अगला प्रश्न है किस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा? तो इसका सही उत्तर है वो है हमारा जोसुला कैटलरे। विजयपाल रासों के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है वो है नल सिंह। सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो सहजयान के प्रवर्तक सरप्पा माने जाते हैं। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो सरप्पा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक चरित्र काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जैन साहित्य के अंतर्गत सर्वाधिक चरित्र काव्य रचे गए हैं। करकंड चरित्र के रचनाकार कौन है? तो करकंड चरित्र के रचनाकार है कनकामर मुनि जी। अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषा में रचने वाले प्रथम इस्लाम धर्मावलंबी कवि कौन हुए हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासों को शुक सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक का नाम बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सुख सुखी संवाद के नाम से भी इन्हें जाना जाता है पृथ्वीराज रासों को। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा बिसलदेव रासो। कीर्तिलता व कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचनाकार विद्यापति। अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कीर्तिलता। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस रचना को कहानी कहा है।
अगला प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी पूछो, इस पंक्ति के रचनाकार। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वो है अमीर खुसरो। रामचंद्र शुक्ल विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सन 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न है, यह सिर नवे न राम को, नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, यह तन जायो छूट, किसकी पंक्तियां हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा चरणदास। अगला प्रश्न है, कुटिल केस सुदेश पोह परिचित पिक सद, कमल गंध बैसंद, हंस गति चलती मंद मंद। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये हैं हमारी चंद्रबरदाई जी की। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इंपॉर्टेंट। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है धीरेन्द्र वर्मा ने। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आदिकाल से संबंधित। अगली वीडियो में हम भक्ति काल साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। और पिछली वीडियो के जो आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आप पिछली वीडियो को भी अच्छी तरह देख सकें। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है नेट पेपर की दृष्टि से। और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।